गाजा में हमास ने फिदाइन हमला एक बार और कर दिया है और फिदाइन हमले के साथ साथ जो रेगुलर एक ऑपरेशन होते हैं उनको मिक्स किया, जिसकी वजह से कई इजरायली सैनिक हताहत हुए। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद यमन ने फिर से हमला कर दिया है। यमन के ऊपर इजराइल ने कल अटैक किया था जिसमें 3 यमन के लोग मारे गए। 100 जेट्स ने अटैक किया, ये कहा कि हम यमन को ध्वस्त कर देंगे, उसके पावर ग्रिड को ध्वस्त कर देंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाए। कुछ इनोसेंट्स मारे, केवल जो जिस चीज में इजराइल माहिर है। अदरवाइज इजराइल वहां पर कुछ नहीं कर पाया और उल्टे यमन ने हमला कर दिया, जिसके बारे में अभी और आगे हम आपको बताएंगे। लेबनान में भी जिस तरीके से इजराइल ने एक घोषणा जैसी कर दी है अनऑफिशियल कि वो 60 दिन से जो सीज फायर 60 दिन का जो हुआ था कि 60 दिन में इजराइल वापस आएगा, उसको इजराइल ने यह कह दिया है कि हम उसके आगे भी रह सकते हैं क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटी को देखना है और डिफेंस जो वापस हिजबुल्लाह ना आ जाए, वापस इस तरह की फोर्सेस ना आ जाएं। जबकि लेबनीज आर्मी वहां पर आ चुकी है, लेबनीज आर्मी तैयार है। कई जगह इजरायलियों ने हैंडओवर भी कर दी लेबनीज आर्मी को, लेकिन अभी भी इजराइल इस तरीके की बातें कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उसको विश्वास नहीं है यूनिफिल और लेबनीज आर्मी पे। और यूनिफिल जो कि यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस हैं, कल उनसे तकरार हुई थी इजराइल की, आज फिर हुई है। एक महिला जो कुछ दिनों से मतलब जो उस समय थी वहां पर, एक लेबनान की महिला जो इजरायली जिन क्षेत्रों में इजराइल आगे बढ़ा था वहां पर थी और उस समय जब सीज फायर हुआ था तब भी जिंदा थी, यानी 28 नवंबर को उसका आज शव मिला है उसी जगह जहां पर इजरायली फोर्सेस हैं। और उस महिला के बारे में यह बताया जाता है कि वो उसको भी कहीं ना कहीं इजराइल ने हत्या की है। इस तरह की पूरी सिचुएशन सामने आ रही है। इसके साथ साथ सीरिया में डेवलपमेंट्स हुए हैं। पूरे जो रशिया यूक्रेन फ्रंट्स पे बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। रशिया मॉस्को में एक आतंकवादी हमला नाकाम कर दिया गया जिसकी कोशिश हुई और कल खबर आई थी कि मॉस्को की सारी फ्लाइट्स बंद हैं और सारी चीजें, लेकिन वो सारी बातें झूठी निकली और रशिया ने वो जो हमले हुए थे उसके ऊपर उसको कंटेन कर लिया। आज देखिए 27 दिसंबर 2024 है। हम लोग 2024 अब लगभग बस 4 दिन रह गए हैं। मैं अभी भी देखिए बाहर हूं। कल मैं पहुंच जाऊंगा वापस बैंगलोर और उसके बाद मैं जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं 2 वीडियो और कुछ ऐसे वीडियोस जो कि मैंने जो जिसका सिलसिला शुरू किया है कि जैसे सईदना प्रिजन के बारे में मैंने वीडियो आपको दिखाया था, वैसे ही जो सीरिया में हो रहा है वहां से जो खबरें आ रही हैं, जो यूनिक कुछ चीज़ें हैं उनका जिसमें इमेजेस और वीडियोस का खास रोल है, वो हम एक छोटे वीडियोस 9 या 10 मिनट के वो आपको बना के देंगे। अभी देखिए हम सीधे आते हैं जो पूरी जो घटनाएं घटी हैं। देखिए सबसे पहले जो ऐता अल शाब लेबनान में इजराइल ने फिर से गोलीबारी की जिसका जवाब इस बार लेबनीज आर्मी ने दिया। देखिए बड़ा डेवलपमेंट है, कोई मारा नहीं गया लेकिन बड़ा डेवलपमेंट है। उसके बाद देखिए गाजा स्ट्रिप में एक फिलिस्तीनी बच्चे की मौत हुई इजरायली बमबारी में। और फिर देखिए हर्जिलिया जो कि तेल अवीव के ही पास है, तेल अवीव का ही एक सबब है। हर्जिलिया में आज एक इजरायली सेटलर की मौत हो गई। एक फिलिस्तीनी फिदाइन ऑपरेशन गाजा वाला ने, ये अलग है, ये तेल अवीव के पास यानी इजराइल के अंदर एक फिदाइन ऑपरेशन में फिलिस्तीनी लड़ाके ने चाकू मार दी। एक इजरायली सेटलर घायल हो गया। उसके बाद वो फिलिस्तीनी भी शहीद हो गया, लेकिन शहीद होने के पहले उसने जो एक चाकू का एक वार मारा था, करीब तीन वार मारे, तो जो इजरायली सेटलर है वो मारा गया। उसके साथ जब आईडीएफ के लोग गोली चला रहे थे तो गोली जब उसको लग रही थी उसके साथ वो बढ़ रहा था और उसने लास्ट में एक चाकू और मारा जो उसको गोली चला रहे थे उसके हाथ में लगा। आप सोचिए पूरा मतलब ये एक ट्रेन चाकूबाजी कर सकता है। इस तरह की जो घटनाएं हैं इनसे इजराइल बहुत ज्यादा अननर्व हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए जो तेल अवीव के आसपास देखिए यमन ने भी बमबारी की, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन कई घटनाएं और भी तेल अवीव के आसपास हुई हैं, जिसमें से 2 कम से कम जिनके बारे में खबर आई है कि एक में फिर से एक आईडीएफ चेक पॉइंट पे एक फिलिस्तीनी ने एक
कार ले आके भिड़ा दी अपनी, और उसमें भी एक आईडीएफ का सोल्जर जख्मी हुआ। उसके बाद एक तीसरी घटना में एक कुछ इजरायली सोल्जर्स कहीं से गुजर रहे थे एक अरब इजरायली इलाके से, जो अरब इजरायली सिटीजन हैं उनके इलाके से, वहां पर भी उसके ऊपर कुछ गरम तेल छोड़ने की बात आई। अब सोचिए आप, गरम तेल, मतलब इस तरह की एकदम जैसे जनता का एकदम जो 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 पास है उससे उससे लड़ाई आ रही है। और इससे भी ये जो गरम तेल वाली घटना है, इससे भी एक इजरायली सोल्जर हर्ट हुआ। उसके बाद देखिए, जो जबलिया अल बलाद भाई नॉर्थ में, जहां पर कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं और इजराइल भी वहां पर बम्बार्डमेंट कर रहा है, वहां पर एक हलावा एक एरिया है जहां पर इजराइल ने बम्बार्डमेंट की, जिसमें फिलिस्तीनी कुछ नागरिक घायल हुए। उसके बाद देखिए, वो एक सबसे पहली खबर है कि यमन ने एक हमला करने की, मतलब शायद यमन ने एक हमला किया, और ये देखिए सस्पेंस पूरा बिल्डअप होता गया। उसके बाद एक आया कि जो अभी आई खबर की सबसे पहले कि तेल अवीव पे हमला यमन ने शायद कर दिया। उसके बाद दूसरी खबर आई कि एक अरेबियन सी में एक शिप सैंटा उर्सुला, ये जो शिप है ये ईस्ट ऑफ सोकोट्रा आइलैंड जो अरेबियन सी में है, और ये इजराइल से जुड़ी शिप है। इस शिप पे मार कर दी है कई ड्रोन से। अब ये देखिए पूरा खेल है यमन का, जो यमन पहले भी कई बार कर चुका है कि साइमल्टेनियस अटैक्स ऑन द सी एंड ऑन लैंड, मतलब समुद्र पे भी आप हमला करो। जैसे मान लीजिए उन लोगों ने 3 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को वापस किया, जो चौथा ट्रूमैन है उसको भी ऑलमोस्ट वापस हो गया है। अभी देखिए उर्सुला पे, जो उर्सुला शिप है अरेबियन सी में, थोड़ा मतलब अरेबियन सी मतलब भारत का जो पूरा एरिया है उसका एक हिस्सा, जो कुछ नॉटिकल माइल्स भारत के, बाकी सारी वो फ्री, मतलब जैसे होता है वो फ्री जोन है। वहां पर जो ये स्कोट्रा आइलैंड्स हैं उसके पास यमन ने बताई, वो यमन रेड सी, और पहले ये बात आई थी कि रेड सी, मेडिटेरेनियन सी और अरेबियन सी, तीनों पे यमन की नजर है, तीनों तक पहुंच है। और इराकी रेजिस्टेंस की भी मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच है, और आगे भी पर्शियन गल्फ में भी मार सकता है इराकी रेजिस्टेंस। तो यमन का देखिए ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, जब यमन ने उर्सुला जो शिप है उसको एक तरह से उसको पूरा ऑलमोस्ट नष्ट कर दिया, जिसके बारे में ये लगातार खबरें आ रही हैं। उसके बाद देखिए, जो यमन पे जो हमला इजराइल ने किया था, वो हुदैदा जो उसका पोर्ट है वहां भी किया, सना पे भी किया। और उन्होंने कहा कि जो इन लोगों ने जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने पावर सिस्टम पे अटैक कर दिया, बड़ी बड़ी खबरें गोदी मीडिया में छप रही थी, वो सब झूठ निकली, उसमें कोई सच्चाई नहीं निकली। एक मतलब यमन का, अब सोचिए आपकी अगर वाकई डिस्ट्रॉय किया होता तो कितनी बड़ी ये लोग खबर बनाते। वो कुछ घंटे चली, उसके बाद उसको भी हटा लिया गया हेडलाइन से। उसके बाद देखिए फिर पहली बार यहिया सारी का, जो यमन के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन है, उनका बयान आया कि हमने पैलेस्टाइन 2 टाइप जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसको उन्होंने नाम पैलेस्टाइन 2 रखा है वो रशियन और इरानियन ओरिजिन की मिसाइल, उसको उन्होंने मारा है। और फिर से ये मतलब एक बार और मारा, 7वीं बार मारा, ये इसकी घोषणा आई। अभी उसका असर क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद देखिए, इजराइल के जो मिनिस्टर ऑफ वॉर पहले रहे हैं अविगडोर लीबरमैन ने कहा कि सैंडल पहन के हूतीज हमको घुटने पे आने पर मजबूर कर रहे हैं। द हूतीज वेयरिंग सैंडल्स आर सेंडिंग एन एंटायर कंट्री रशिंग टू शेल्टर्स इन द मिडल ऑफ द नाइट। यानी ये जो यमन ने किया है कई बार, ये 7वीं बार है ये, और लगातार हर दिन कि रात के 12 बजे के बाद एकदम से सायरन बजते हैं, यमन की तरफ से हमला होता है, सैंडल पहन के वो लोग लड़ रहे हैं। मतलब इनका कहना है, मतलब ये एक, सब लोग सैंडल नहीं पहने, लेकिन एक प्रतीकात्मक कि वाकई कि वो देश गरीब देश है, सैंडल पहने योद्धा वहां पर लड़ रहे हैं। और उन्होंने और वो फोर्स कर रहे हैं इजराइल जैसे एक संपन्नशील देश को कि उसके नागरिक सो ही ना पाए हर रात, मतलब उसकी राजधानी के तेल अवीव के
हर रात को 12 बजे के बाद साइरन, तो जैसे बिल्कुल फिल्म, हर रात 12 बजे जो घंटा बजता था उसके बाद मर्डर होता था, उस तरह की बात कि हर रात को सायरन बजता है और इजरायली, करीब 20 लाख इजरायली वो शेल्टर की तरफ भागते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? ये पूरी बात उन्होंने कही। कल तो नेतन्याहू ने हमला ही कर दिया और उस हमले का भी कुछ असर नहीं हुआ, बेकार साबित हुआ। और उसके बाद नेतन्याहू ने फिर आज कहा कि हम जो है अल हूती के सारे नेताओं को मार देंगे। अच्छा, हिजबुल्लाह टाइप ऑपरेशन ये यमन में नहीं कर पाएंगे, वो मैंने आपको बताया था उसकी वजह कि उस तरीके से यमन पे काम नहीं है, मोसाद का काम नहीं है, हिजबुल्लाह पे काम है। हिजबुल्लाह तो इनका दुश्मन, एक लंबा दुश्मन है ना, स्ट्रैटेजिक। तो ये 15-20 साल से उस पर काम कर रहे थे, तब जाके वो पेजर एक्सप्लोजन सफल हुए और हसन नसरल्लाह को भी मार सके। लेकिन यमन पे, इन्होंने यमन पे उस तरह से कभी ध्यान नहीं दिया। मोसाद का नेटवर्क ही वहां नहीं, जो भी थोड़ा बहुत था, जो एक इंफॉर्मेशन देता था, उसको यमन ने ध्वस्त कर दिया है। जो सऊदी अरेबिया के वहां स्पाइस थे खास तौर पे, उनको ध्वस्त कर दिया है। इजराइल के भी कुछ लोग उसमें पकड़े गए थे, उनको भी नष्ट कर दिया। उसके बाद देखिए एक जो बड़ी घटना देखिए कल हुई थी, जो उसके बाद हुई वो मैं आपको बताऊं। 5 पत्रकारों को मार दिया इसराइल ने, और ये नॉर्दर्न गाजा की घटना है। इसमें ऐमान अल वल्दी, जो एक बड़े पत्रकार अल जजीरा के, ऐमान अल जदी, ये मारे गए और इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। ऐमान अल जदी, आप सोचिए, ये भी जो कई मिरेकल्स हो रहे हैं, इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। ऐमान अल जदी बिल्कुल अनाउंस कर चुके थे कि मैं बाप बनने वाला हूं। उसके बाद उसी कल ही शाम को उनको मार दिया गया और उसके बाद आज उनका बेटा पैदा हो गया। तो एक तरफ देखिए आपकी कितना अच्छा, इनके साथ, ऐमान अल जदी के साथ 5 और जर्नलिस्ट मारे गए। ये अल जजीरा के थे। सोचिए, अल जजीरा जैसी रिप्यूटेड, उसको खुलेआम इजराइल मार रहा है। पैलेस्टीन अथॉरिटी तक ने अल जजीरा को बैन कर दिया। हालांकि अल जजीरा कोई बहुत ज्यादा प्रो ईरान नहीं है, वो एक्चुअली कतार बेस्ड है और उसकी जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं टर्की से भी मेल खाते हैं। लेकिन आप खौफ देखिए कि अल जजीरा को भी ये लोग नहीं वो कर रहे हैं। 5 पत्रकारों को मार दिया और जो ऐमान अल जदी है, उनके घर बेटा पैदा हुआ, वो मारे गए। और ये देखिए एक पेसिमिज्म, एक तरफ मतलब पेसिमिस्टिक न्यूज और एक तरफ ऑप्टिमिज्म, ये देखिए पूरा समअप करता है जो इस समय लड़ाई चल रही है उसको। उसके बाद देखिए अस्कर अल जदीद कैंप ईस्ट ऑफ नाब्लस में, वहां पर कुछ फिलिस्तीनी लड़ाके घायल हुए जब एक मुठभेड़ हुई। 2 इजरायली सोल्जर भी घायल हुए। उसके बाद देखिए आज इजराइल ने कमल अडवान हॉस्पिटल, जिसके पास वो 5 पत्रकारों को मारा था, कमल अडवान हॉस्पिटल को एक तरह से उन लोगों ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां के सारे लोगों को, जितने पेशेंट्स थे, सबको बाहर निकाला, जबरदस्ती उनको मार्च करवाया और यहां तक खबर आ रही है कि उसमें से कुछ लोगों को गोली भी मारी है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहुत लंबे 350 लोग देखिए अंदर थे, 350 लोग अंदर थे। 15 मिनट उनको दिया बाहर ये निकलने का। 15 मिनट में जो भी निकल सके निकले, जो अंदर थे उनको फिर बड़ी बुरी तरह से सलूक किया, उनके साथ बाहर निकाला और इनको कह दिया कि तुम जाओ कहीं भी जाओ। मरीजों को ये कह दिया गया। देखिए ये बर्बरता ये चल रही है और ये चलेगी। इसमें एंटी कॉलोनियल जो स्ट्रगल्स होते हैं, मैं आपको बार बार बताता हूं। 1857 में 1 करोड़ लोग मारे गए भारतीय, 15 करोड़ उस समय पॉपुलेशन थी। अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जहां फ्रांस के, जो कि इंडिपेंडेंस अल्जीरिया ने जीती 1954 से 1962 तक जो चली अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें करीब मतलब अल्जीरिया छोटा देश है, 1.5-2 करोड़ का अभी भी। उस समय तो 1 करोड़ पॉपुलेशन थी तब। उस समय मतलब 1950s में, लेट 50s में उसके 1 मिलियन लोग मारे गए थे, 10 लाख, करीब 1 करोड़ पॉपुलेशन में, मतलब 10% जनता मार दी गई थी। और फ्रांस के केवल 30 से 40 हजार लोग मारे थे। लेकिन अल्टीमेटली जीत अल्जीरिया की हुई। आज अल्जीरिया एक प्रॉस्परस नेशन है, अफ्रीका का बहुत ही प्रॉस्परस नेशन है, जो राइज कर रहा है लगातार। तो ये देखिए एक ये जो कॉलोनियल वॉर्स होती है, एंटी कॉलोनियल वॉर्स, इसमें ऐसा होता है। चाइना की आप स्थिति में आपको कई देशों का बना, इसमें मैं स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा इसके बारे में। उसके बाद देखिए जो एक दूसरी खबर आई कि कमल अडवान हॉस्पिटल के बारे में, कि वहां पर जब ये हुआ
जैसे ही वहाँ पर लोगों को, फिलिस्तीनियों को बाहर निकाला, हमास ने एक हमला किया और उस हमले में दो इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। ये हमला उससे अलग है जो फिदाइन हमला हुआ, उसके बारे में अभी आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, वही जो बात आई कि वो जो महिला मैंने बता रहा था, मैं जो आपको बता रहा था कि लेबनान में वो जो महिला नजवा घशाम, इनका ये यौरॉन एरिया में ये जिंदा थी 28 नवंबर को, जब जो संधि हुई उसके बाद इनकी लाश मिली है। और ये पूरा एक शक जताया जा रहा है लेबनान द्वारा। लेबनान लगातार इजराइल पे हमला कर रहा है। जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर मिकाती हैं, वो लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होगी और इजराइल अगर दोषी हुआ तो कार्रवाई होगी। हालांकि देखिए, जांच होना, कार्रवाई होना, अब जो एक सुपरवाइजरी कमेटी अमेरिका ने बनाई थी, कहा था कि हम सुपरवाइज करेंगे इजराइल को, इजराइल वायलेट नहीं कर पाया था। खुल के इजराइल कह रहा है कि हम 60 दिन से ज्यादा भी रह सकते हैं। इसके बारे में अमेरिका का कोई बयान नहीं आया, इसकी भर्त्सना तक नहीं हुई। हालांकि कल से ये उम्मीद है कि फ्रांस और अमेरिका, क्योंकि दोनों उस मॉनिटरिंग कमेटी में हैं, फ्रांस उसके लिए कोई ना कोई दबाव डालेगा। उसके बाद देखिए, जो टर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने आज फिर एक बहुत दिनों बाद इजराइल पर हमला किया और कहा कि सीरिया में जिस तरह से इजराइल घुस रहा है वो गलत है और उसका विरोध होना चाहिए। सीरिया की जो सिचुएशन है, इराकी डेलीगेशन आज गया, वो जुलानी से मिला और जुलानी ने कहा कि हम इराक के साथ मित्रतापूर्ण संबंध चाहते हैं। जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि इराक में जो प्राइवेट मोबिलाइजेशन यूनिट्स हैं वो सीरिया बॉर्डर के चारों तरफ फैल गई हैं। पूरा जो सीरिया बॉर्डर बहुत बड़ा बॉर्डर है वेस्टर्न इराक और मतलब में, तो सीरिया बॉर्डर पे इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन जो यूनिट्स हैं उनकी फोर्सेस पहुंच गई हैं, जो ईरान द्वारा बैक्ड रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो देखिए, एक और जो दो बड़ी खबरें आज की कि वो जो फिदाइन हमला, अब ये फिदाइन हमला देखिए फिर वहीं हुआ जबलिया में, और जबलिया से लेके बेत लहिया हानून, ये पूरा जो हानून, बेत लहिया, जबलिया, ये 3 एरियाज हैं। इसी के बाद नेज़रीम कॉरिडोर आ जाता है, जहां पर इजराइल अपना दावा ठोक रहा है, जहां पर इजरायली सोल्जर्स को, इजराइल बड़े बड़े अफसर मारे गए, कल भी मारे गए, उसके बाद भी आज भी एक अफसर कर्नल एक वो मारा गया। कल अमित लेवी मारे गए थे, आज भी एक हौद उनका नाम है शायद, उनका सरनेम, वो आज मारा गया। तो लगातार आप देखिए आईडीएफ के बड़े अफसर मारे जा रहे हैं। और ये जो देखिए ऑपरेशन हुआ, इसमें वही हुआ, 6 इजरायली सोल्जर्स का पेट्रोल जा रहा था। हमास का फाइटर उसने बेड लगाई हुई थी एक्सप्लोजिव, और ये वही 4000 जो फाइटर्स हमास ने रिक्रूट किए हैं, जो उन परिवारों के हैं जो 7 अक्टूबर के बाद मारे गए हैं इजरायली बमबारी में, उनके लड़के हैं ये। वो पूरा जान पे खेलने को तैयार है। उन्होंने बेल्ट बांधी और बेल्ट बांध के उसने एक इजरायली सोल्जर को ऐसे सिल के सामने से गोली चलाई, और ये आईडीएफ का यूनिफॉर्म पहने था, इसीलिए ये आईडीएफ के सोल्जर्स के करीब जपा। बिल्कुल वही पैटर्न जो पहले फिदाइन हमलों में हो चुका है, 2 दिन पहले भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था, जिसमें वही आईडीएफ यूनिफॉर्म पहन के वो पहले एक को मारते हैं, फिर उनके बीच घुस जाते हैं और अपनी बेल्ट खोल देते हैं, और वो जो एक्सप्लोजन होता है उसमें फिर इजरायली सोल्जर्स मारे जाते हैं। उसी तरीके से कम 6 इजरायली सोल्जर्स के बीच बेल्ट खोल दी, वो उसमें बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। और इस बार जो एक्सप्लोजन हुआ उसमें एक बगल का इजरायली कमांड सेंटर था, वहां पर जाके पूरा शार्पनर्स गिरे, क्योंकि इजरायली सोल्जर्स जो वेपन्स कैरी कर रहे थे वो हैवी वेपन्स थे। तो उन हैवी वेपन्स को कैरी करते हुए जब ये फिदाइन हमला हुआ, तो वो जब 6 के 6 इजरायली सोल्जर्स उड़ गए, तो हथियार भी उनके उड़ गए, और उनके जो शार्पनर्स हैं वो जाके एक बगल के इजरायली कमांड सेंटर पे लगे, और वो भी क्षतिग्रस्त हुआ। तो ये देखिए एक बड़ा डेवलपमेंट। उसके बाद आईडीएफ की एक फोर्स आई रेस्क्यू करने। उस रेस्क्यू फोर्स पे हमास के फाइटर जो कि छुपे हुए थे, उन्होंने रॉकेट छोड़ा, और उस रॉकेट में भी 4 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स मारे गए। मतलब 10 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। इजराइल ने अभी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया है। इजराइल ने इस बात को माना है कि उसमें एक उनका अफसर था, लेकिन एक और अफसर मारा गया है नेज़रीम कॉरिडोर पे, जहां पर अब ये देखिए, ये भी एक नया पैटर्न जो हमास ने इवॉल्व किया, कि वो जो उसने 3 नए पैटर्न हो गए। एक तो जो चाकूबाजी का ऑपरेशन, उसके बाद जो जिस तरीके से ये फिदाइन हमले,
और उसके बाद ये जो कोऑर्डिनेट करना कि एक हमले के बाद दूसरा हमला दूसरी तरह का, जैसे इस बार जो है वो फिदाइन हमला, उसके बाद आरपीजी लॉन्चर से भी मारना, जो कि रेस्क्यू टीम आ रही। तो ये जो पूरी चीज़ें हैं, ये देखिए हमास ने, और जो चौथी चीज़ एक तरह से हमास ने इंट्रोड्यूस की है वो ये है कि नेत्जरीम कॉरिडोर पे वो लगातार ये दूसरा दिन है जिसमें वो आईडीएफ के सीनियर ऑफिसर को मार रहा है। और ये भी एक मैसेज है इजराइल को, बहुत बड़ा मैसेज है कि देखो हम जो हैं तुम्हारे एक एक ऑफिसर को चुन चुन के मारेंगे। अब नेत्जरीम कॉरिडोर ऐसी जगह है जहां पर ऑफिसर्स का जमावड़ा रहता है, क्योंकि इजराइल उस पूरे एरिया को एनेक्स करना चाहता है। वो 18 किलोमीटर की स्ट्रिप है जिसको वो इजराइल में मिला लेना चाहता है, और उसके लिए बहुत कवायद चल रही। उसी के लिए कमल अडवान पे इतने हमले हो रहे हैं, उसी लिए सारे जो वहाँ के सिटीजन हैं, जो भी फिलिस्तीनी, उनको भगाया जा रहा है। लेकिन बार बार फिलिस्तीनी वहाँ लौट रहे हैं। उनको तुम जबलिया से हटाते हो वो बेतहरून पहुंच जाते हैं, बेतहरून से हटाते हो बेतलैया पहुंच जाते हैं, बेतलैया से हटाते हो तो फिर जबलिया पहुंच जाते हैं। ये बार बार ये देखिए आज इस तरह का खेल हो रहा है। और इस बीच में जब ऐसा हो रहा है, इजरायली फौजें फोर्स कर रही हैं फिलिस्तीनी सिविलियंस को आगे पीछे होने के लिए, उसी के बीच हमास घुसता है और वो घुस के मारता है। ये देखिए जो पूरी बात है, ये जो पूरी बात है, इसको समझना भी हमको होगा, और इसके बारे में ज़्यादा जो एक एलैबोरेट और भी देखिए जब कुछ वीडियोस आएंगे, क्योंकि अभी तक इस तरह के ऑपरेशंस के वीडियोस नहीं आए। एक के आए थे जिसमें वहीं पर गाजा में जिस तरह से इजरायली सोल्जर्स 9 के ऊपर मारे गए थे और इजराइल ने केवल 3 को एक्सेप्ट किया था, तो वो उसका वीडियो आया था और वो मैंने डाला भी है एक्स पे अपने। लेकिन ये जो चाकूबाजी की घटनाएं हैं, ये इनका भी देखिए आएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस होंगे जो वाकई, और जिसके लिए हम पूरा वेट कर रहे हैं। और जब जैसे ही आते हैं सबसे पहले वो हम अपने एक्स हैंडल पे, टेलीग्राम हैंडल पे, और वो सबका लिंक देखिए मेरे आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसमें हम सबसे पहले डालेंगे उसके। अच्छा, और फिर देखिए यमन ने जो हमला किया, यमन ने जो तेल अवीव पे हमला किया, जिसमें कम से कम 11 इजरायली सेटलर्स घायल हुए। वही बात हो गई कि आधी रात को जो हमले हुए हैं, इन आधी रात के हमलों में जो यमन के जो इजरायली सेटलर्स घायल हुए हैं, इनकी पूरी सिचुएशन इस तरह की हो गई है। अब इसके बाद नेतन्याहू का कोई बयान भी नहीं आया, मतलब ये स्थिति हो गई है कि नेतन्याहू बयान भी नहीं दे पा रहा है। उसके बाद देखिए रशिया और यूक्रेन फ्रंट पे या मॉस्को में कुछ आतंकवादी हमलों की कोशिश की, जिनको रोका गया। रशिया ने कुछ जो कर्स्ट रीजन है जहां से यूक्रेनियंस को लगभग निकाल दिया है, वहां पर जो एक इन्वेजन अगस्त में यूक्रेनियन फोर्सेस ने किया था, जो कि फेल हो गया। जबकि बाइडेन ने कल बयान दिया कि हम और ज्यादा एड यूक्रेन को दे रहे हैं। उसको भी वहां से भी आज कर्स रीजन से जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं, अब केवल 1000 को वहां रह गई हैं। वहां पर जब इन्वेजन हुआ था अगस्त में, तो करीब 20 से 25,000, और भी कई, जैसे सीरिया में हुआ, कई जगह से जो सेंट्रल एशिया के मिलिटेंट्स, इन सब लोगों से मिला जुला के 20,000 लोगों ने इन्वेट किया था। आज केवल 1,000 बचे हैं, 7,000 से ऊपर मारे जा चुके हैं, और बाकी भाग खड़े हुए हैं भगोड़े के सिपाही, और 1,000 लोग बचे हैं जिनको बार बार ये जो ज़ेलेंस्की है ये कह रहा है कि हम तुम्हें परिवार को पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तुम वहां पर टिके रहो। ये देखिए हालत है। उसके बाद पूरे यूरोप में जो एक यूरोपियन फोर्सेस की जाने की बात थी कि रशिया पे हमला करेंगे, उसको लेके बहुत बड़ी डिबेट हो गई है। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज फिर से कह रही हैं कि हम नहीं जाएंगे। ये देखिए पुरानी 6-7 महीने से ये दबाव पड़ रहा है। हमने सबसे पहले आपको 6 महीने पहले ये रिपोर्ट किया था। तो ये जो दबाव पड़ रहा है, इसके चलते कोई रशिया को नुकसान नहीं हो रहा। उधर चाइना जो है बार बार देखिए फिलीपींस को जो हथियार अमेरिका ने भेजने की कोशिश की, उसको वो हथियार अमेरिका ने अभी भेजे हैं कि नहीं, वो कहीं बीच में कोई हादसा तो नहीं हो गया, सबोटाज तो नहीं ये चाइना ने कर दिया, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस सवाल को लेके चाइना ने उस पूरे फ्रंट में, वो जो कोरिया से लेके फार ईस्ट का जो फ्रंट है, जापान तक जो जाता है, वहाँ पर भी पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ खोला हुआ। तो देखिए आप पूरी दुनिया किस तरीके से प्रभावित हो रही है। फिर मैं एक बार, जो मैंने पहले भी कहा था कि यमन से लेके और फिलीपींस तक, इंडोनेशिया तक, बल्कि ये पूरा मलेशिया भी उसमें आता है,
ये पूरा जो एरिया है ये देखिए प्रभावित है, जो पूरा एक सीधे आप यमन से लेते हुए ये उधर से जाइए, उसमें बहुत सारे साउथ एशिया के जैसे देश हैं, भारत पाकिस्तान अभी सीधे प्रभावित नहीं है लेकिन हो जाएंगे, उनमें भी सीधे एक पूरी ऐसी स्थिति बन रही है। उसके बाद देखिए जो एक सीरियन रेजिस्टेंस ने जो कल, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मेरे ख्याल से कल मैंने बताई थी या उसके बाद ये घटना हुई, 14 एचटीएस के लोग मार दिए गए। सीरियन रेजिस्टेंस ने 14 एचटीएस के फोर्सेस को मारा है। ये बड़ी घटना हुई है कल। अच्छा, वहां पर जो तारतूस में और लटकिया में जो अलावाइट एरियाज है, वहां पर जो अलावाइट फेथ के फाउंडिंग कुछ शेख रहे हैं, उनकी जो श्राइन्स हैं उनको डिस्टर्ब किया गया। और कई ऐसे वीडियोज आए जिसमें जो आतंकवादी वहां पर अमेरिका और इजराइल के समर्थन से जो आतंकवादी सीरिया में काबिज है, उन्होंने उनकी जातियां सामने आई, कैसे आम लोगों को मार रहे हैं, कुचल रहे हैं, इस तरह की बातें। और फिर देखिए एक खबर आती है कि 14 जो लोग हैं, 14 एचटीएस के लोग, उनको सीरियन रेजिस्टेंस जो अभी अभी नया बना है उसने मार गिराया। ये देखिए पूरी सिचुएशन है और हम इसके बारे में आपको और रिपोर्ट आगे करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।